देखिए, अब हमको देखना क्या है, भाग 1 में हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक। 1 से 4 तक हमको पढ़ना है। अब देखो, इसमें जानना क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में है क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम, राज्य क्षेत्र के नाम, संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम। ठीक है। अब देखो, 1 नंबर आर्टिकल कहता क्या है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। देखो, संविधान सभा जब बैठा हुआ था तो सबसे पहले चीज एक चर्चा जो हुआ कि इस देश का नाम क्या हो, इस देश का नाम क्या होगा, चर्चा इसी पर सबसे पहले हुआ। और जब चर्चा इस पे हुआ तो 2 पक्ष में लोग संविधान सभा में थे। एक पक्ष था जिनका कहना था कि हम नाम रखेंगे भारत, और एक पक्ष था जिनका कहना था कि इंडिया नाम चलते आ रहा है, पहले से इंडिया ही रखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंडिया के ही तौर पे जानते हैं, तो इंडिया ही रख दिया जाए। एक पक्ष ये भी था। तो देखिएगा, संविधान सभा का कार्य करने का शैली कैसे था। संविधान सभा का जो कार्य करने का शैली था, वो कोशिश करता था कि हम वोटिंग से बचें। हम ये ना करें कि किसी इशू पर जाकर के वोटिंग करें। वोटिंग करने से वो बचना चाहता था। यानी चाहता क्या था, तो ज्यादा से ज्यादा हो कि जितने भी संविधान सभा के मेंबर हैं और हर मुद्दे पर हम लोग क्या करें, सहमति बनाएं। वो ज्यादा बेहतर होता कि सभी मुद्दों पर अगर सहमति बना करके चला जाए तो ज्यादा बेहतर होता। और यही किया भी गया। वोटिंग से अधिकतम बचने की कोशिश की गई। जैसे वोटिंग अगर किसी विषय पे करवाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका सामान्य मतलब यह होगा कि कुछ लोग पक्ष में होंगे और कुछ लोग विपक्ष में होंगे। तो जो लोग विपक्ष में होंगे तो संतुष्ट नहीं होंगे, संविधान सभा के वो भी मेंबर होंगे। संविधान कोई एक दिन के लिए नहीं बन रहा है, सब दिन के लिए बन रहा है। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिसमें कुछ हमारे सदस्य सहमत ना हो। तो बेहतर हो कि हम लोग सहमति बना करके काम करें। इसलिए देखिएगा, संविधान सभा जो पूरा काम किया है, सारे विषयों पर, लगभग विषयों पर सहमति बनाने की कोशिश किया। वोटिंग करने से अधिकतम कोशिश किया कि बचे। आ रहा है बात समझ में। तो जब पहली बार विवाद इसी बात को लेकर के हुआ, विवाद क्या होता है, तो विवाद होता है जाकर के कि इसका नाम इंडिया रखा जाए या भारत। इस बात पर विवाद होता है। ठीक है। अब इस बात पर विवाद होता है तो लास्ट में देखिएगा कंक्लूजन क्या निकालते हैं संविधान सभा के लोग। कंक्लूजन निकालते, इंडिया दैट इज भारत। इसमें लिखा क्या गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कह क्या रहा है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया वही है जो भारत है, या तो भारत वही है जो इंडिया है। मतलब संविधान सभा में कुछ लोग ऐसे थे जिनका झुकाव सांस्कृतिक ओरिएंटेशन की ओर ज्यादा था, तो उनका कहना था कि भारत रहे। कुछ लोग मॉडर्नाइज तरीके से सोचते थे, उनका कहना था इंडिया रहे। ऐसा किया गया कि दोनों को रख लिया। यानी इंडिया वही है जो भारत है, या तो कह दीजिए कि भारत वही है जो इंडिया है। और है क्या, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। अब देखो, यहां पर एक चीज और समझना है। यूनियन शब्द देखिएगा तो यहीं पर इस्तेमाल है। इसके बाद यूनियन शब्द संविधान में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। और यहां पर राज्यों का संघ का मतलब
राज्यों का संघ का मतलब इंडिया क्या है? जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वही तो इंडिया है ना। यह तो कोई अलग से थोड़ी ना है। अगर इस भूमि को कहें तो ये क्या है? ये हम लोग यहाँ आज बिहार में खड़ा है, गया में खड़ा है, इसका मतलब यही हिंदुस्तान है, यही इंडिया है और यही बिहार भी है। यानी इन्हीं राज्यों का संघ क्या है? इंडिया है या तो भारत। जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हीं राज्यों का संघ क्या है? भारत है। यहां देखो, यहां पे राज्यों के संघ का क्या मतलब समझना है। तो राज्यों का संघ का यहां पे सामान्य मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जिस राज्य से मिलकर के संघ बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है, उससे राज्य अलग नहीं हो सकता। यानी कहने का यह मतलब है कि जिस राज्य से मिलकर के यह संघ बना है, यह देश बना है, उससे राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। यानी यूनियन का मतलब राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, होने का अधिकार नहीं है। समझ गए? यहां पे यूनियन का मतलब क्या है कि राज्य जो है उसे संघ से अलग होने का अधिकार। यूनियन का हिंदी संघी शब्द इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, लेकिन यहां यूनियन का मतलब है जो केंद्र बना है, जो संघ बना है, उस संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब इस देश को बनाया जा रहा था तो वहां पे देखिएगा सभी के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और विलय पत्र का मतलब होता है कि इस संघ में अपने आप को ला करके आप विलीन कर दिए, अब आपका कोई अस्तित्व अलग से उस तरह से नहीं कि कल होकर के आप डिमांड कर दें कि हमको अलग कंट्री चाहिए। ये संभव ही नहीं है। भारतीय संविधान का 1 नंबर आर्टिकल स्पष्ट करता है कि जो भारतीय क्षेत्र है या भारतीय राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, उनमें से किसी को भी इस संघ से, इस यूनियन से अलग होने का अधिकार। समझ गए? उनमें से किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। और नहीं तो अगर इस तरह से अलगाववाद वाली बात आएगा कभी, अगर ऐसा आएगा भी, तो 14 लाख आर्मी काहे के लिए बना? वो किस दिन काम आएगा? और उसका दुख पूछना है तो जाकर के पूछिए जम्मू कश्मीर के लोगों से, या तो फिर नागालैंड के लोगों से भी पूछ लीजिए, जहां पे थोड़े बहुत इस तरह के डिमांड करते। ये हो ही नहीं सकता है, भारतीय संविधान इसका इजाजत देता ही नहीं है। समझ गए? तो भारत से कोई भी, भारत का एक टुकड़ा भी अलग नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। इसका ये मतलब हो गया। ठीक है? तो पहला नंबर आर्टिकल जो है, नंबर 1 आर्टिकल जो है, यही कहता है नाम, और दूसरा ये चीज कहता है। एक चीज इसमें और देखिए निकल करके क्या आता है, एक इसमें और क्या निकल करके आता है, एक निकल करके ये आता है कि बाहर से भी कोई आकर के, बाहर से भी कोई राज्य आकर इस यूनियन का हिस्सा बन सकता है, यूनियन का हिस्सा बन सकता है। ठीक है? जैसे मान लो बाहर से कोई राज्य आकर के इस यूनियन का हिस्सा बन गया, एक बार आप उसका हिस्सा बन गए, उससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे सिक्किम देखिएगा, तो जब ये देश बना था तो सिक्किम भारत का प्रोटेक्टरी स्टेट था, उसका प्रोटेक्शन भारत के पास था, एक तरह से कहीं प्रोटेक्ट किए हुए था, लेकिन वो एक तरह से अलग था। बाद में देखिएगा इंदिरा गांधी ने क्या किया, 35वां और 36वां नंबर संविधान संशोधन के द्वारा देखिएगा वहां के जनता के, यानी वहां के जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उनके इच्छा से भारत में विलय करवा, और आज वो भारत का हिस्सा है। अब एक बार विलय पत्र पर आपने विलय कर लिया, अब आपको अलग होने का अधिकार। तो मतलब इसका क्या मतलब निकल के आया कि जो हमारे पास अभी भूमि है, उसके अलावा भी अगर कोई अलग दूसरा क्षेत्र इसमें आकर के शामिल हो सकता है, इस यूनियन का हिस्सा बन सकता है।
आ रही बात समझ में? ये 1 नंबर पूरा आर्टिकल का मतलब ये होता है 1 नंबर का। अगला आ जाइए, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो 2 नंबर आर्टिकल में देखिएगा बड़ा स्पष्ट सा बात किया गया। जैसे 1 नंबर में बात किया गया नाम के, दूसरा हमने बात किया यूनियन शब्द का मतलब, और तीसरा हमने बात किया कि उस यूनियन का हिस्सा बाहर से आकर के भी कोई बन सकता है जो नहीं है। 2 नंबर आर्टिकल इसी चीज का चर्चा करता है कि बाहर से कोई क्षेत्र आकर भारतीय संघ का हिस्सा बन सकता है, संघ का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, कोई बाहरी क्षेत्र जो है, यानी कोई बाहर से कोई क्षेत्र आकर के भारतीय संघ का क्या हो सकता है, हिस्सा बन सकता है। और दोनों में कोई अंतर, 1 और 2 में क्या अंतर है? बस एक माइनर सा अंतर है कि जो भारतीय संघ का हिस्सा बनेगा, इसको हिस्सा बनाएगा कौन, यानी हिस्सा कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? तो हिस्सा बनाएगा संसद। यानी ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? तो ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है कि संसद इसको क्या कर सकता है, यानी जो अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, और अगर वो भारत का हिस्सा किसी कारणवश बनता है, या तो भारत के द्वारा उस पर हो सकता है कल होके कोई ऐसा क्षेत्र बने जिसपे कब्जा किया जाए, या कोई ऐसा क्षेत्र बनता है जो खुद से अपने आप आकर के शामिल करना चाहे। जैसे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि भूटान कहे कि हम तुम्हारे साथ विलय कर रहे हैं, आ जाओ, प्रेमी से आ रहे हो तो आ जाओ, श्रीलंका कहे विलय कर रहे हैं, आ जाओ, लेकिन उनको करवाएगा कौन? संसद। यही अंतर है। बात तो पहले में भी बोला गया है, दूसरा में यह कहा गया है कि भारतीय संघ का हिस्सा कौन बनाएगा, तो वो संसद बना। और संसद कैसे बनाएगा? संसद इसको सामान्य बहुमत से बना, सामान्य बहुमत से इसको हिस्सा बना। अरे बात समझ में? ठीक। अब आ जाइए 3 नंबर आर्टिकल। 3 में ही देखिएगा सारा चीज पढ़ना है मूलतः, यहां पर पेचीदा थोड़ा सा 3 ही है। 3 नंबर आर्टिकल का क्या मसला है? तो 3 नंबर का मसला देखिएगा, ये देखो बाहरी राज्य के बारे में था, जो हमारे क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में इसमें चर्चा है 2 नंबर में। 3 नंबर में चर्चा है देश के अंदर वाले क्षेत्र के ही बारे में चर्चा है। जैसे 3 नंबर कहता क्या है कि इस देश के कोई भी राज्य है, उसके सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, या किसी के सीमा को घटाना है या बढ़ाना है या अलग राज्य बनाना है, ये सब काम कहां से होगा? 3 नंबर आर्टिकल। यानी 3 नंबर आर्टिकल किस लिए है? नाम में परिवर्तन, या सीमा परिवर्तन, या उसके अलावा देखिएगा नए राज्य का निर्माण। अगर ऐसा कुछ करना है तो ये 3 नंबर आर्टिकल जाकर के आपको परमिशन देता है। 3 नंबर आर्टिकल आपको जाकर के किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के सीमा परिवर्तन करना हो, या नए राज्य का निर्माण करना, अगर ये करना है तो आप 3 नंबर आर्टिकल के तहत कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए देखिएगा आपको करना क्या हो। तो करना यह होता है, जैसे संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के देखिएगा राष्ट्रपति से बिफोर सहमति लेना होता, उसमें से ये भी एक है। जैसे धन विधेयक पर राष्ट्रपति से बिफोर सहमति लेते हैं और तब लाकर के हम रखते हैं कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, उसी तरह से किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, या किसी भी राज्य को बांटना हो, या नए राज्य का निर्माण करना हो, जो भी करना हो, घटाना बढ़ाना, इसके लिए भी आपको राष्ट्रपति से बिफोर सहमति लेना होगा। तब लाकर के उस बिल को लाकर के संसद में रखिए, उसके बाद उस बिल को लाकर के कहां रखिएगा? संसद में रखिएगा। तो पहला काम करना क्या है कि राष्ट्रपति से बिफोर
सहमति लेनी होगी, सहमति लेनी होगी। यानी किसी का नाम परिवर्तन करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होगी, और राष्ट्रपति से सहमति लेकर के फिर उसके बाद तब जाकर के आपको संसद में रखेंगे, संसद में उस बिल को रखा जाए, बिल को रखा जाए संसद में, उस बिल को फिर जाकर के उस बिल को क्या किया जाएगा, संसद में रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां से पास होने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, यानी तीसरा स्टेप, संसद से पास होने के बाद, देखिए संसद से पास हो गया, पास होने के बाद राष्ट्रपति एक टाइम बाउंड दे करके उस राज्य को भेजे। राष्ट्रपति यानी संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति एक निश्चित समय देकर उस राज्य को भेजा जाएगा, उस राज्य को भेजेगी। देखो ये ध्यान रखना है, ये निश्चित टाइम जो है ना, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, पहले नहीं था, इस निश्चित समय को जोड़ा गया। कहा यह गया है कि संसद से पास होने के बाद उस बिल को क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति एक समय देकर उसमें टाइम बाउंड करेगा, और जिस राज्य को बांटना है, मान लो 2 हिस्सा करना है, जैसे 2000 में देखिएगा बिहार का बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, उसे छत्तीसगढ़ अलग, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग, 2014 में देखिएगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया। तो कैसे बटेगा, इसको लेके सारा पावर पता है, नाम परिवर्तन करना, सीमा परिवर्तन करना, अलग राज्य बनाना, ये सारा अधिकार संसद के पास है। इस पर राज्य कुछ नहीं कर सकता, इस पर राज्य कुछ नहीं कर सकता है। इतना देखिए, राज्य बट रहा है लेकिन राज्य का कोई रोल नहीं दिख रहा है। और बंटने के लिए क्या करेंगे, पहले राष्ट्रपति से सहमति लेंगे, फिर संसद में रखेंगे, संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, एक टाइम देगा, और टाइम देकर के जिस राज्य को बांटना है वहां भेज देगा। जैसे कहने का मतलब, मान लेते कि बिहार को बांटना, झारखंड अलग करना था 2000 में, तो बिहार विधानसभा को भेज दिया गया, और बिहार विधानसभा को भेजा गया, एक समय देकर के भेजा गया। उस समय में अगर आप उसमें कुछ राय देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, यानी जो कह चाह लिया है संसद वो होना ही होना है। क्योंकि किसी राज्य को बांटने को लेकर के उसके नाम में परिवर्तन या सीमा परिवर्तन करना है, पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है, राज्य विधानसभा उस पर कुछ नहीं कर सकती। आ रहा है बात समझ में, राज्य विधानसभा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए देखिएगा 2000 का स्टेटमेंट है लालू यादव का, 2000 में लालू यादव का स्टेटमेंट दिए थे, जहां तक हमको ख्याल आ रहा है, कहीं पर हम पढ़े थे कि बिहार का बंटवारा मेरे छाती के ऊपर चढ़कर होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, बोले ठीक है छाती पर चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब छाती पर नहीं चढ़ना, इनको दिखाना है कि मेरे चलते नहीं बट रहा है। क्योंकि देखो कोई भी राज्य का बंटवारा होना, वहां के राज्य की जनता में रोष आता है कि क्षेत्र बंटवा दिए, बताओ, ठीक है, लेकिन कर क्या सकते, इनको तो जनता को देना क्या है, मैसेज देना है कि मेरे वजह से नहीं हो रहा है, अगला जबरदस्ती किए हुए। और केंद्र के पास सारा पावर है, संसद के पास सारा पावर, संसद चाहेगी तो बटना ही बटना, उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं बात को, और संसद वही किया भी, बिहार से 46% हिस्सा को अलग कर दिया, दक्षिण के 46% हिस्सा को अलग करके एक जनजाति के नाम पर, मतलब ट्राइबल्स के नाम पर एक अलग स्टेट बना दिया। बहुत दिन से डिमांड भी था, लेकिन हमको लगता है कुछ गलती बंटवारा हो गया। गलती कैसे बंटवारा हो गया, इसलिए गलती बंटवारा हो गया हम मानते हैं, मतलब सवाल नहीं उठा रहे लेकिन मानते इसलिए हैं कि गलती बंटवारा हो गया
एक राज्य को पूरी तरह से रिसोर्स विहीन कर दिया आपने। बिहार में 2000 में जब बंटवारा हुआ तो बिहार में लालू और बालू के अलावा कुछ बचवे नहीं किया। बस बाद में कुछ लोग उसमें आलू जोड़ दिए थे कि लालू बालू और आलू, बस यही 3 चीज बचा है। सोन के बालू और लालू यादव। सत्ता था उनका 1990 से लेकर 2006 के आसपास तक सत्ता रहा है, 5 तक। ये चीजें रिसोर्स के नाम पे जितने भी रिसोर्स थे सब कट के झारखंड चले गए, सारे कट के झारखंड चले गए। जितने भी कोयला था या तो लौ था, वो सारे माइंस झारखंड चले गए। और बिहार में रेवेन्यू का कोई जरिया नहीं बचा। ऐसे राज्य नहीं बांटना चाहिए था। और यही कारण है कि देखिएगा बिहार में जाति की राजनीति कभी डाउन नहीं होगा। और स्टेट के पास जब तक रेवेन्यू जनरेट होने का मतलब साधन नहीं मिलेगा, तब तक कहां से डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स शुरू होगा? संभव ही नहीं है। डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स तभी शुरू होगा जब स्टेट के पास अपना रेवेन्यू होगा। अपना कुछ रेवेन्यू है ही नहीं। बिहार सरकार का लगभग 76% पैसा केंद्र सरकार से, 76 और 74 इसी तरह का कुछ है डाटा, सोच लीजिए। यानी 3/4 पैसा केंद्र सरकार पर से आती है, यानी पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर। और एक जो शराब से आता था वो मुख्यमंत्री बंद कर दिए। अलग एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई शराब तो हम नहीं चालू करेंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आज के डेट में शराब से कम भी तो 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का रेवेन्यू का लॉस है बिहार। जहां जहां दुनिया में इसका प्रयोग किया गया है कहीं बंद नहीं हुआ शराब। यहां भी देख लीजिए, लगभग होम डिलीवरी है, घर घर होम डिलीवरी, हर मोहल्ला में देखिए लोग हैं। और दूसरा, गंदा शराब सब पीते, जिससे हेल्थ पर बड़ा प्रभाव पड़ता। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें बंटवारा का है, छोड़िए। तो देखिएगा एक निश्चित समय देकर के राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य को भेज देता। अब राज्य के पास आएगा तो मान लो उसमें 10 दिन टाइम दिया हुआ, तो राज्य विधानसभा उस पर 10 दिन पहल कर ले। पहल करने के बाद जो भी करना है, कुछ अगर राय देना है तो दे ले। केंद्र उसको कोई जरूरी नहीं है कि संसद उसको मान लेगी, क्योंकि इस पर सर्वोसर्वा यानी पूरा का पूरा पावर किसके पास है, संसद के पास है। वो चाह गया कि बांटना है मतलब बांटना है, जैसे बांटना वैसी बांटेगा। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें तो देखिएगा निश्चित समय में आएगा, फिर राज्य विधानसभा उस पर कुछ सलाह दे सकती है। सलाह मानना या नहीं मानना संसद पर निर्भर करता है। संसद पर निर्भर करता है। सलाह माने कि नहीं माने, ये सब कुछ संसद पर निर्भर करता है। हो सकता है कुछ उचित लगेगा तो पहल किया जा सकता है, नहीं भी पहल किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? यानी मोटा माटी यानी कहें तो पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास है। संसद और केंद्र सरकार जब चाहे जिस समय चाहे किसी भी राज्य का बंटवारा कर सकती है, या उसके क्षेत्र को बदल सकती है, उसके क्षेत्र को कम और अधिक कर सकती है, या नाम में परिवर्तन कर सकती है। हर बात समझ में, ये पूरा मसला है। और ध्यान रखना यह है, ये सारी प्रक्रिया जो होगा, ये संपूर्ण प्रक्रिया, नोट, संपूर्ण प्रक्रिया सामान्य बहुमत से हो। एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार बीपीएससी में पूछा गया है, सामान्य बहुमत से होता है। ये सभी प्रक्रिया कैसे होता है, सामान्य बहुमत से होता है। ये मसला है। 3 नंबर आर्टिकल में ये है, 2 नंबर आर्टिकल में जो बाहर से कोई क्षेत्र आकर के मिल रहा है उसके बारे में है, 1 नंबर आर्टिकल में है भारत के नाम को लेकर के है कि भारत और इंडिया दोनों है, यूनियन शब्द का मतलब समझाया गया है, और तीसरा उसमें समझाया गया कि उस यूनियन में आकर के बाहर से भी कोई राज्य शामिल हो सकता है, और जो शामिल होगा या तो उस यूनियन का जो हिस्सा है वो अलग नहीं हो सकता।
ये मसला है। लिख लिए हैं, लिख लो तो। अगला है आर्टिकल 4। देखो आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 4 में बड़ा सामान्य बात कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का कोशिश करना। कहा क्या गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो की जाती है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाए। संशोधन नहीं माना जाएगा। माना जाएगा क्या इसका मतलब है? क्या रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो प्रोसीजर अपनाया गया, प्रक्रिया अपनाया गया, जो भी प्रक्रिया अपनाया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाए। अब एक बात बताओ भाई, आप सिक्किम को भारत में मर्ज करवा दिए और उसके लिए संशोधन के 35 नंबर और 36 नंबर, अब फिर कह रहे हैं कि 2 और 3 के तहत, यानी 2 ही के तहत उसको इन करवाए होंगे, फिर कह ये भी रहे हैं कि उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाए। क्यों? संशोधन तो किए। कहने का यह मतलब है, यहां पर टेक्निकल पॉइंट यह है कि 2 और 3 के तहत, यानी जो भी काम 2 के तहत किया जाता है, यानी कि कोई वैसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं था और भारत में विलय करवाया गया, वो सब सामान्य बहुमत से होता है। वो सब होता है सामान्य बहुमत से। और सामान्य बहुमत का मतलब होता है जो लोकसभा में सरकार का बहुमत है वो सामान्य बहुमत कहलाता है। 50% प्लस 1, जितने सांसद हैं उसके 50% एक का अगर सरकार के तरफ है तो सरकार में हम हैं, और वही सामान्य बहुमत है। तो ये सारी चीजें जो की जाती है ना, प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो यानी ये संशोधन कैसे किया जाता है? ये संशोधन किया जाता है सामान्य बहुमत, इसलिए इसे संविधान संशोधन 2 और 3 के तहत की गई कार्रवाई को नहीं माना जाता। करते वही हैं लेकिन कहते वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सामान्य बहुमत के तहत करते हैं। देखो एक चीज और है, आर्टिकल 368, इसमें क्या लिखा गया था? संविधान संशोधन। इसमें लिखा गया था संविधान संशोधन, ठीक है। तो मूल रूप से जो संविधान संशोधन करते हैं वो 368 के तहत करते हैं, और ये विशेष बहुमत से होता है। ये विशेष बहुमत से होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा हम लोग विशेष बहुमत नहीं बल्कि सामान्य बहुमत से संशोधन करते हैं, संशोधन करते हैं। इसलिए टेक्निकली देखो इसको संशोधन नहीं बोलते, बोलते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं माना जाए। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सामान्य बहुमत से वो प्रक्रिया किया गया, यानी सामान्य बहुमत से पास करके उसको अंदर कर लिया, या सामान्य बहुमत से पास करके किसी राज्य को 2 भाग में बांट दिया। और सामान्य बहुमत सरकार में जो भी पार्टी है उसके पास हमेशा मौजूद रहता है, तभी तो वो सरकार में है। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में, इनकी पार्टी सरकार में। क्यों सरकार में है? क्योंकि जितने पार्लियामेंट में सांसद हैं उसके आधा से अधिक इनके पक्ष में, या तो इनके खुद की पार्टी की बहुमत है 303 सीट है, और चाहिए 275 के आसपास, तो ऑलरेडी उससे ज्यादा है। सरकार आज चाहेगी किसी राज्य को बांटना चाहेगी, बांट देगी। तो बांटने के लिए उसको क्या चाहिए? सामान्य बहुमत। लेकिन संविधान में कोई और संशोधन के लिए उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगा। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि सामान्य बहुमत यानी सरकार का बहुमत प्लस वहां जितने लोग उपस्थित रहेंगे वोट देने वक्त, प्लस वोट देने वाला का 2/3। अब 2/3 कर लीजिए, तो 2/3 करने का मतलब है सारे विपक्षी सांसद भी मौजूद रहेंगे आपके साथ, और जब वो मौजूद रहेंगे तो जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 पक्ष में आना।
उसको बोला जाता है विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत में भी एक कदम आगे आता है, जब केंद्र और राज्य का मसला आता है, तो केंद्र और राज्य यानी केंद्र और कई राज्यों का मसला आ जाता है, तो क्या किया जाता है, वहां से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों से आपको सहमति लेना होगा। जैसे जीएसटी कानून जब पास हुआ तो जीएसटी वहां तो पास हो गया, उसके बाद 15 राज्यों से सहमति लेनी पड़ी, तब वो अमेंडमेंट लागू होगा। इतनी लंबी प्रक्रिया। लेकिन अगर किसी राज्य का बंटवारा करना है, राष्ट्रपति से सहमति लीजिए, संसद में रखिए, सामान्य बहुमत से पास करो। सामान्य बहुमत के लिए किसी को कुछ हमको कहने का जरूरत नहीं, हमारे पास है। वहां से पास करके राष्ट्रपति से एक टाइम बॉन्ड दिवाइए और टाइम बॉन्ड के तहत उस राज्य को भेज दीजिए, वो राज्य को छटपटाने दीजिए, जितना वहां का छटपटा ले मंत्री नेता, बटना तो है ही है। 10 दिन का अगर समय मिला तो 10 दिन में कुछ कह दे तो सुन लेंगे, नहीं भी कुछ कहते हो तो उसको वापस आना, और 10 दिन के बाद फिर से संसद उसको या तो राष्ट्रपति का सहमति मिल जाएगा, कहानी। समझ रहे बात को? तो यहां पर बस इतना ही कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रक्रिया अपनाया गया है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सामान्य बहुमत से संशोधन करते, या सामान्य बहुमत से, यहां लिख दीजिए बेहतर होगा, पारित करते, इसलिए नहीं मानते। दूसरा देखिएगा, संविधान संशोधन का मूल मतलब क्या होता है, तो हम उससे देखो इतर करके बता रहे हैं। 368 के तहत संशोधन का मतलब होता है विशेष बहुमत, या एक संशोधन का मतलब होता है विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य, विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य, ये कंप्लीट संविधान संशोधन जो 368 में भर्ती थी, इस तरह से। लेकिन 2 और 3 वाला संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य बहुमत